सो क्लास 2 लेते हैं। पहले वाली क्लास के अंदर हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी, राइट? बेसिक्स पढ़े थे, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि आए नहीं है अभी तक, हर बार आते हैं। ठीक है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन में से कुछ ना कुछ जरूर आए। उसके अलावा हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ा था, लास्ट में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे थे। पर कुछ पोर्शन कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो आई वुड लाइक टू आस्क यू गाइस, ठीक है, कि उसका आंसर क्या होना चाहिए। तो आज सबके सब पार्टिसिपेटिव रहना, माइक का ज्यादा यूज करना, कमेंट सेक्शन का कम यूज करना, ओके। और अभी तो ओपन टू ऑल है, कुछ टाइम बाद में स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछूंगा कुछ लोगों से, तो दे विल आंसर। और अगर उनको नहीं आता है तो कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है, किसी और को पास ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो बी पार्टिसिपेटिव, है ना? ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट बाय की, उस पर कुछ ब्रोकरेज दिया। ये कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए आप लोगों के हिसाब से कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जब भी समझ में नहीं आया तो ये देखो, प्राइमरी एक्टिविटी क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी मेरी परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो मेरी सेकेंडरी एक्टिविटी भी वही हो जाएगी जो प्राइमरी एक्टिविटी का नेचर था। ओके, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अंडर राइटिंग कमीशन पेड। अभी मेरे को लगता है यहाँ पे ये कम लोग ही आंसर कर पाएंगे। काफी लोगों को अंडर राइटिंग का मतलब नहीं पता होगा, जिनको पता होगा वो आंसर कर देगा। ठीक है, सर सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग। ओके, तो तीन चार लोग बोल रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और एक दो लोग बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन भी देख लेते हैं, फाइनेंसिंग से ही भरा हुआ है। ठीक है, एक दो कमेंट इन्वेस्टिंग के भी आ रहे हैं। ओके, सो अंडर राइटिंग कमीशन पेड होता क्या है, कोई बताना चाहेगा मेरे को? एनीवन? और थोड़ा सा जल्दी करोगे, है ना? इतना सर टाइम नहीं मेरे ले को सकते। भी सर हाँ। मतलब हाँ, बताओ। जब भी हम शेयर्स वगैरह अपने इशू करते हैं तो हाँ, वी नीड एन अंडर राइटर टू गारंटी कि अगर हमारे शेयर्स नहीं बिके तो वो खरीद लेगा। तो उसी के लिए जो हम उसको कमीशन पे करते हैं वो अंडर राइटिंग कमीशन। परफेक्ट। सो इशू ऑफ शेयर क्या होता है? एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, तो उसकी जो सेकेंडरी एक्टिविटी है जो उससे रिलेटेड है, अंडर राइटिंग, तो वो भी क्या हो जाएगी? आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगी। ऋषभ ये बताना चाह रहे हैं कि सर, मान लो अगर आपने 1 लाख शेयर इशू करना चाहे, ठीक है। अभी क्या किया मैंने, 1 लाख शेयर इशू कर दिए मेरी कंपनी के, मैं आईपीओ लेके आ रहा हूँ, ठीक है, इशू कर रहा हूँ। ओके, अभी क्या है, मेरे को थोड़ा सा फियर है कि यार, पता पड़ा नहीं सब्सक्राइब हुआ तो क्या होगा? रेपुटेशन खराब हो जाएगी, है ना? फजीते उड़ जाएंगे जो हम बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे को डर है कि यार 70-80 हजार लोग ही कहीं सब्सक्राइब ना करें, ठीक है, 70-80 हजार शेयर की ही एप्लीकेशन ना आए। तो ऐसे केस में मैंने क्या किया, मैंने श्रुति को अपॉइंट कर दिया। मैंने कहा अगर सारे के सारे नहीं गए तो बाकी के शेयर्स क्या करोगे? अंडर राइटर उठाएगा, खरीदेगा। ओके, सो यहाँ पे अंडर राइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करें कि मेरे पूरे 1 लाख शेयर वहां पे मार्केट में चले जाए। कहने का मतलब, ये अंडर राइटर आपके यहाँ पे अभी फिलहाल अकाउंट्स के तो सिलेबस के अंदर नहीं है, पर बढ़िया है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। दिस इज अ एक्टिविटी रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर, सो डेफिनेटली इट विल बी पार्ट ऑफ योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड, इसका क्या आंसर होना चाहिए बताओ? ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड। ऑपरेटिंग होगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके। ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, और कोई ओपिनियन, कोई नया ओपिनियन ऑपरेटिंग के अलावा? The trading is related to purchase and sale of goods, right, sir? It can be anything. It can be related to purchase or sale of goods. It can be related to purchase or sale of shares. Okay. So it's a open question, or like I haven't specified anything regarding this. So what's the best way to deal with these kind of questions is, जब क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं किया कि वो क्या चाहता है, तो हम मान लेंगे कि आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही है। ट्रेडिंग गुड्स की भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ के लग रहा है ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड, मेजरली मेरा माइंड वहां जा रहा है स्टॉक मार्केट एक्टिविटीज की तरफ में। ठीक है, प्राइमा फेसी मेरे को लग रहा है स्टॉक मार्केट एक्टिविटीज की बात कर रहा है। पर ये बढ़िया क्वेश्चन है आपका। इट कैन बी ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एज वेल, उसमें भी तो कमीशन का काम होता है, राइट? अनलेस एंड अनटिल इट स्पेसिफाइज अ थिंग जिससे मुझे लगे कि ये कोई और एक्टिविटी हो सकती है, आई विल अज्यूम इट टू बी माय ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिकॉज इफ आई एम अ ट्रेडर, ट्रेडिंग विल बी माय ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, तो काफी लोगों के सही आंसर थे, सभी के ही सही आंसर है कमेंट में भी। और माइक ऑन करके प्रेफर करो यार बोलना आज थोड़ा। परचेज ऑफ गुडविल, ये क्या होनी चाहिए? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एग्जैक्टली, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, राइट? इन्वेस्टिंग एक्टिव कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो मेरे नॉन करंट एसेट से
रिलेटेड हो, राइट? अब भले ही वो इंटेंजिबल और टेंजिबल और डजेंट मैटर, इट इज माय नॉन करंट एसेट, राइट? तो गुडविल क्या है? मेरा एक लॉन्ग टर्म एसेट है, फिक्स एसेट है, और वो मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट यहाँ पे बन जाएगा। ओके, ओके गाइज, वेरी गुड यहाँ तक तो। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स रिसीव्ड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वेरी गुड श्रुति, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग। परफेक्ट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी इसका सही आंसर है। यार इनकम टैक्स हर बार पे करना है, हर साल पे करना है, और उसका रिफंड रिफंड भी आएगा ही हर साल में, एक्सेस पेमेंट भी होगा ही, सब कुछ होगा। दिस इज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, आगे कुछ पॉइंट्स टू रिमेम्बर हमने पढ़ रखे हैं वैसे तो लाइव क्लासेस में अच्छे से। एक बार एक थोड़ा सा एक स्पेसिफिक चीज पे फोकस करना चाहूंगा आगे वाली स्लाइड में। ठीक है, एक तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एडवांसेस देता है वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। कहने का मतलब अगर मैं तुमको एडवांस दे रहा हूँ, मैं उस पर इंटरेस्ट रिसीव करने वाला हूँ, दैट्स ए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फॉर मी। पर एचडीएफसी बैंक तुम्हारे साथ ऐसा करेगा, एक्सिस बैंक तुम्हारे साथ ऐसा करेगा, तो दैट विल बी एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑब्वियस सी बात है। बैंक बोरोइंग्स क्या है आपकी, जो है वो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है, ये सब आपके क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा। कैश सबको पता है, कैश इक्विवेलेंट भी सबको पता है कि 3 महीने के अंदर अंदर जो हमारा हो जाता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी इसमें आती है। एक पॉइंट ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो वापस वो 1% क्वेश्चन, 0.1% क्वेश्चन वाली चीज है, जिसमें इनसिग्निफिकेंट रिस्क होती है उसी को ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर हम कंसिडर करते हैं व्हेन इट कम्स टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। कोई ऐसा कैश इक्विवेलेंट जिसमें थोड़ी सी सिग्निफिकेंट रिस्क बढ़ जाए तो क्वेश्चन खुद ही मेंशन कर देगा आपको। ओके, अभी कुछ टाइम पहले मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा था कहीं ना कहीं, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर। ठीक है, मैं ऐसे ही कुछ कर रहा था, कुछ ढूंढ रहा था, तो मेरे को इस टाइप का क्वेश्चन मिला कि ऐसा कैश इक्विवेलेंट जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क है। ओके, सो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, आपका लिख के देगा क्वेश्चन आपको, कैश फ्लो के अंदर सिग्निफिकेंट रिस्क है, फिर उसको आप कैश इक्विवेलेंट के अंदर कंसिडर नहीं करोगे। ओके, तो इतना सा ही था। आते हैं कैश फ्लो और फंड फ्लो पे फटाफट से। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, पहले पढ़ भी रखा है हम लोगों ने। ये कैश फ्लो बताता है, ये आपका चेंज इन वर्किंग कैपिटल बताता है, ये मोमेंट ऑफ कैश से रिलेट करता है, ये फाइनेंशियल पोजीशन के मोमेंट से रिलेट करता है। मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है, जिसमें लास्ट में मैंने अच्छे अच्छों को कंफ्यूज होते हुए देखा है, राइट? इंटरव्यू के अंदर मैं हर बार ये क्वेश्चन पूछता हूँ, हमेशा लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर पता नहीं क्यों फंड फ्लो स्टेटमेंट को ले लेते हैं। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, ये वाला पॉइंट हमको हमेशा एकदम प्रायोरिटी पे याद होना चाहिए। ओके, पता नहीं लास्ट में प्रेशर में क्या होता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है ये टिक करते हुए, ओके, प्रोफेशनल्स को भी देखा है ये टिक करते हुए। ओके, सो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मेरे कुछ क्वेश्चंस है, तो मैं सेलेक्ट करूंगा, अब आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिखेंगे, अनम्यूट भी नहीं करेंगे जब तक मैं पूछता नहीं हूँ। ओके, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, सो ऐश्वर्या आप बता सकते हैं व्हाट आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस? अच्छा, आप सॉरी आप लाइब्रेरी में, राइट? सो आप टाइप कर सकते हो व्हाट आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। ठीक है, क्लास आज थोड़ी ऐसी रहेगी कि मैं आप लोगों से ज्यादा आंसर एक्सपेक्ट करूंगा। ओके, ऑडिबिलिटी इशू है क्या? लेट मी चेक विथ सम अदर गाय। Can मालवे I का? try an answer? यस अक्षय, गो अहेड। Going concern, consistency and accrual. गुड, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। ओके, ठीक है, चलो बढ़िया है। इसके बाद मेरे को बताओ, चलो ठीक है, काफी लोगों के कमेंट आ गए। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर रामचंद्र। एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो क्या होता है? व्हाट इज एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो, इसका दूसरा नाम क्या है? और सब लोग प्रिपेयर्ड रहो, मैं मेरे को आंसर जल्दी चाहिए, ठीक है? मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं अभी न्यूमेरिकल्स भी करने वाला हूँ काफी सारे, तो थोड़ा सा जल्दी आंसर दोगे आप लोग। ओके, नेक्स्ट। हाँ Cash, cash, Sir, actually, I couldn't remember. हाँ हाँ, cash नो प्रॉब्लम। liquidity ratio. कैश रेशो है ना, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो इज कैश रेशो, ठीक है? और याद नहीं आ रहा तो 3-4 सेकंड के अंदर ही मना कर लोगे आप लोग, कोई इशू नहीं है, बहुत कॉमन बात है, हम रिवीजन करते हैं तभी याद आता है, ठीक है? बार बार रिवीजन करोगे तभी आएगा याद, तो कोई इशू नहीं है, नहीं भी आ रहा हो तो फटाफट से एक रिवीजन बुकलेट को
देख लेना, फॉर्मूला बुकलेट को देख लेना, रेशियो एनालिसिस की, वापस से सब याद आ जाएगा। ओके। आगे चलते हैं। और जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अच्छा, सपोज आई एम अ टी शर्ट मैन्युफैक्चरर, ठीक है, और मुझे डिविडेंड रिसीव होता है। ओके, मैं टी शर्ट मैन्युफैक्चरर हूँ और मेरे को डिविडेंड रिसीव हुआ, तो ये क्या एक्टिविटी होने वाली है, क्या एक्टिविटी होनी चाहिए? सो इन्वेस्टिंग। ठीक है, चलो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, परफेक्ट। ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ओवर टू यू, रिया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने कंपनी के डिबेंचर्स के अंदर मैंने एक कंपनी के डिबेंचर्स बाय कर लिए, कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए आपके हिसाब से? डिबेंचर्स बाय किए, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परफेक्ट। ठीक है। ओके, फाइन। कैश फ्लो और फंड फ्लो का डिफरेंस हमने एक बार देख ही लिया है। ओके। इसके अलावा अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा, और आगे चलते हैं, थोड़ी सी फंड फ्लो की 2 मिनट बात करेंगे, 2-3 मिनट, उसके बाद हम रेशियो एनालिसिस पे जाएंगे सीधा, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। ओके। कैश पे किया हमने क्रेडिटर को, इसका वर्किंग कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट आना चाहिए, आएगा भी या नहीं आएगा? कैश पेड टू क्रेडिटर, ओपन टू ऑल। नो इम्पैक्ट। नो नो इम्पैक्ट। इम्पैक्ट। वेरी गुड, है ना, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। एक तरफ आप कैश जा रहा है एक तरफ, और आपका दूसरी तरफ क्रेडिटर जा रहा है। ओके, सो कोई इम्पैक्ट यहाँ पे आपका नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल ऑफ मशीनरी, 50,000 की मशीन थी, हमने 80,000 में बेच दी, इसका क्या इम्पैक्ट आना चाहिए वर्किंग कैपिटल? Working capital will increase बाय 50 और by 80? There's an inflow of 80,000. cash. By 80,000. ओके। और ओपिनियन इसके अंदर कोई और? There is an inflow of cash, so that's the reason why current assets increases ओके, slightly. बट इट्स नो वे स्टेटेड दैट इट्स एन इनफ्लो ऑफ कैश, वेयर इट इज रिटर्न कैश, कहीं नहीं है, देखो। Sir, there is sale of machinery, no? हाँ, ओके, So सो व्हाट इफ इट इज ऑन क्रेडिट नॉट कैश? sir, if it would have been on credit, it would have explicitly mentioned in the question. ओके, सो अगर बट सर कैश में अगर होता है क्रेडिट तो? भी होगा तो एग्जैक्टली, आई वाज वेटिंग फॉर दिस आंसर, गो अहेड फर्क ऋषभ। फर्क कोई नहीं पड़ेगा ना, दोनों करंट एसेट का ही पार्ट बनेगा, कैश एग्जैक्टली, या फिर क्रेडिट में जाएगा तो भी वो डेटर्स का ही पार्ट बनेगा। परफेक्ट, है ना। जब भी मेंशन नहीं होता है, हम क्या अज्यूम करते हैं कि वो क्रेडिट पे हुआ है, जब तक इन कैश नहीं लिखा होगा आप लोग कैश में अज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, डायरेक्टली अज्यूम नहीं करेंगे जब तक वो लिखा हुआ नहीं हो। ओके, ये वैसे 11th-12th का कॉन्सेप्ट है, इधर मैटर नहीं करेगा इतना। ओके, तो एंट्री करते टाइम मैटर करता है। ठीक है, पर आई वॉज वेटिंग फॉर द आंसर कि यार फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे कैश में हो या फिर आपने किसी से पैसा मांग रहे हो, आप डजेंट मैटर, दोनों ही आपके करंट एसेट बन जाएंगे, अनलेस एंड अनटिल एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ हो कि वो 1 साल बाद पैसा देने वाला है आप लोग को। ओके, सो इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट योर वर्किंग कैपिटल बाय 80,000 रुपीज ईयर। कन्वर्टिंग डिबेंचर्स इनटू इक्विटी, इसका क्या इम्पैक्ट आना चाहिए? No impact. नो इम्पैक्ट। नो इम्पैक्ट, है ना। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन सी एक्टिविटी होने वाली है ये बताओ, ये मैं सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, सब म्यूट पे रहना। सुयश, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या एक्टिविटी होने वाली है? सर इट वाज ये कैश फ्लो में नहीं आएंगे। कैश फ्लो में आएगी ही नहीं, क्योंकि ये तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, अपन सिर्फ डिबेंचर को इक्विटी दे रहे हैं, बहुत बार पढ़ रखा है हमने, है ना, सबको याद होना चाहिए ये। ओके, एंट्री क्या होगी डिबेंचर टू इक्विटी? मेरे को नहीं लगता एंट्री इतनी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, स्टिल मॉडर्न कॉन्सेप्ट अगर आता है और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एंट्री हो जाएगी। चलो अब आते हैं रेशो एनालिसिस के क्वेश्चन पे, और आज मैं क्वेश्चन नहीं करने वाला हूँ, आप लोग मेरे लिए क्वेश्चन करने वाले हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ श्रुति। आप ट्राई करना चाहोगे वाला क्वेश्चन, सिर्फ करंट रेशो निकालना है हमको। Yes, sir. ओके, ठीक है, तो करंट टोटल असेट्स दे रखे हैं हमको 3 लाख के। ठीक है, उसके बाद फिक्स असेट्स दे रखे हैं हमको 1,60,000 के। वी हैव शेयर होल्डर्स फंड्स एज वेल, नॉन करंट लाइबिलिटी भी है, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी है। ठीक है, तो जितना आपको समझ में आ रहा है, जितना फ्लो बन रहा है माइंड में, मेरे को बताते जाओ। इससे क्या होगा ना, दो चीजें होगी, एक तो मेरे को पता चलेगा आप लोग कैसे सोचते हो, कैसे वर्कआउट करते हो। ओके, तो तरह से Sir, इम्प्रूवमेंट मिलेगा हमको। हाँ, बताओ।
सर टोटल एसेट 3 लाख के हैं तो टोटल लाइबिलिटीज भी 3 लाख के होंगे. ये गुड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। देन सर शेयर होल्डर्स फंड है 2 लाख का एंड नॉन करेंट लाइबिलिटी है 80,000 की. तो जो आपका करंट लाइबिलिटी हो जाएगा वो 3 लाख माइनस 2 लाख 80,000 विच वुड बी 20,000. ओके, ठीक है। करंट लाइबिलिटी ऐसे निकाला, ये नया वे निकालने का। 20,000, ठीक है, परफेक्ट। करंट लाइबिलिटी इज 20,000। एंड सर टोटल एसेट 3 लाख के हैं जिसमें फिक्स्ड असेट्स जो हैं वो 1,60,000 के हैं. ओके, नॉन करंट हाँ सही लाइबिलिटी. जा रहे हो। यस सर. हम्म। उसके बाद सर नॉन करेंट लाइबिलिटीज हैं हमारे. हम्म। पहले बताओ निकाल क्या रहे हो, पहले बताओ निकाल क्या रहे हो। सर मैं करंट एसेट निकाल रही हूँ. वेरी गुड। तो लाइबिलिटी की बात ही नहीं करते हैं एक बार के लिए, यस है ना, सर. फिलहाल। राइट, असेट असेट की बात करते हैं। टोटल असेट दे दी, ठीक है। अब यस इसको सर. ऐसे इमेजिन करना सब लोग, ऐसे टी सर शेप बैलेंस माइंड में बनाना। यहाँ पे लाइबिलिटी आती है, यहाँ पे असेट आते हैं, ठीक है। टोटल असेट्स हमको दे रखी है, यहाँ पे फिक्स असेट्स हमको दे रखी है, यहाँ कहीं करंट असेट होती है। हाँ बताओ श्रुति। यस सर. देन आप 3 लाख माइनस 1,60,000 वेरी बिकॉज गुड। इट्स फिक्स्ड असेट. Minus 1 lakh because it is a non-current वेरी गुड, investment, which would परफेक्ट, be 40,000. परफेक्ट, Current ratio would be 2:1. वेरी गुड। करंट रेशियो यहाँ पे क्या होता है आपका, करंट सेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो इस केस में 2:1 आ जाएगा, ठीक है। अभी जिन लोगों को लगा कि सर बहुत फास्ट हो गया, ठीक है, मैं एक बार समझा देता हूँ आप लोगों को जो बिल्कुल न्यू ज्वाइन है, ठीक है। और बार बार मेरे को बोलते हैं काफी लोग कि सर न्यूमेरिकल में हमको थोड़ा बताओ क्या करना चाहिए, एनरोल लेना। तो न्यूमेरिकल के अंदर आपको अगर रेशियो एनालिसिस में इतनी सी भी अगर दिक्कत आती है, तो बैच के अंदर जो लास्ट मैंने न्यूमेरिकल लेक्चर न्यूमेरिकल की क्लास ली थी, रेशियो एनालिसिस नाम से ही 2 वीडियोस डले होंगे, उन दोनों को देख लो। 2 घंटे में आपका रेशियो एनालिसिस पैचअप हो जाएगा एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के साथ में, ठीक है। अभी समझते हैं इसको करना कैसे होता है। जब भी ऐसे होता है ना, देखो टोटल एसेट्स दे दी, ठीक है, फिर कंफ्यूज करने के लिए फिक्स एसेट्स दे दी। जनरली क्या होता था, अभी तक हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा था, उसमें काफी सारी चीजें लिखी हुई होती थी और हम उसको सॉल्व करते थे। यहाँ पे थोड़ा सा उनने क्या किया, रूट चेंज कर दिया, है ना। तो हमको क्या होना है, ऐसे क्वेश्चन आती है एकदम से बैलेंस शीट का टी शेप्ड फॉर्मेट माइंड में आना चाहिए कि यहाँ लाइबिलिटी होती है, यहाँ पे असेट होता है, ठीक है। टोटल एसेट की हमको टोटल दे रखी है यहाँ पे 3 लाख रुपए। अब ऑब्वियस सी बात है, टोटल एसेट में होता क्या है, एक बात बताओ। एक तो आपके होंगे फिक्स एसेट्स लॉन्ग टर्म वाले, है ना, और एक आपके होंगे करंट एसेट, और क्या ही होना है। फिक्स एसेट मेरे को दे दिए 1,60,000, ठीक है। करंट असेट मेरे को नहीं दे रखे हैं, ऑब्वियसली नहीं देंगे क्योंकि मेरे को निकालना है ना वो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अभी काफी लोग यहाँ पे जल्दी कर लेंगे, आगे पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है, और सीधा बोल देंगे कि सर करंट असेट तो 1,40,000 आ रही है। पर एक मिनट रुकना, उनने क्या कर दिया, बीच में लाइबिलिटियां दे दी, लास्ट में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी है। ओके, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी है आपका, ठीक है, 1 लाख का। तो आपके करंट असेट क्या हो जाएंगे, बैलेंसिंग फिगर हो जाएंगे 40,000 के यहाँ पे, ठीक है। सिंपल है चीज, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद अब क्या हुआ कि हमको करंट लाइबिलिटी चाहिए, करंट लाइबिलिटी भी नहीं दे रखी है। शेयर होल्डर फंड दे रखे हैं, बढ़िया बात है, 2 लाख के। नॉन करंट लाइबिलिटी हमको दे रखी है 80,000, ठीक है। तो श्रुति ने सबसे पहली चीज क्या बोली, सर अगर टोटल असेट 3 लाख है तो टोटल लाइबिलिटी भी कितनी हो जाएगी, 3 लाख हो जाएगी। क्यों हो जाएगी ऐसे, कौन से कॉन्सेप्ट की वजह से ऐसा होता है, हु विल टेल मी, अंशिता, कौन से कॉन्सेप्ट की वजह से ऐसा होता है कि आपकी असेट का टोटल आपकी लाइबिलिटी और कैपिटल के टोटल के बराबर हो जाता है। ड्यूअल. ड्यूअल एस्पेक्ट, है ना, परफेक्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट। ओके, अकाउंटिंग इक्वेशन भी बोलते हैं हम इसको, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ओके, तो ये आपका 20,000 यहाँ पे आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ओके, तो अगर ये वाला बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपके माइंड में चल रहा है रेशियो एनालिसिस के अंदर, वैसे ही मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर वो इनकम स्टेटमेंट वाला फॉर्मेट आपके माइंड में चल रहा है, प्लस रेशियो एनालिसिस के अंदर जो आपका P&L का जो फॉर्मेट होता है, राइट, इनकम स्टेटमेंट का फ्लो, पहले सेल्स आई, फिर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया, एंड सो ऑन, इबिटा मार्जिन, इबिट आया, वो वाला, ये तीन फॉर्मेट तो आपके बिल्कुल माइंड में फ्लोट कर रहे होने चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो वो बच्चे बोलेंगे कि सर हम न्यूमेरिकल तो प्रैक्टिस करते हैं पर हमारी स्पीड नहीं आती है, हमारी एक्यूरेसी नहीं आती है। वो इसलिए नहीं आती है क्योंकि आपके माइंड में मैप नहीं है, राइट। से फॉर एग्जाम्पल मेरे को उदयपुर से जयपुर जाना है तो मेरे पास मैप होना चाहिए ना जाने का, राइट। या तो मेरे को कोई लेके जाए हाथ पकड़ के। तो जब आपको क्लास में कोई हाथ पकड़ के ले जा रहा होता है, तब आपको लगता है मेरे को रास्ता पता है,
तो माइंड में जीपीएस नहीं बना अभी तक आप लोगों के। माइंड में जीपीएस कैसे बनेगा, ये तीन स्टेटमेंट्स अगर माइंड में आपके क्लियर है, ओके। और यूनिट कॉस्टिंग के अंदर जो हमने कॉस्ट शीट वाला पढ़ा है, नहीं है अभी भी बहुत टाइम है हमारे पास, 20 21 दिन है, मोर देन इनफ होते हैं। एक मस्त पेपर लो, उस पर फॉर्मेट लिखो, जहां पढ़ते हो वहां चिपका दो। दिन भर में जितनी बार राउंड मार रहे हो, 10 20 बार उसको पढ़ो, याद हो जाएगा, 100% याद हो जाएगा। ठीक है। और मल्टीपल बार उसको पढ़ना पड़ेगा, एक ही कंडीशन है कि मल्टीपल बार उसको पढ़ना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 2:1। अच्छा, अभी मैं पूछूंगा, कमेंट सेक्शन में कोई डायरेक्टली रिप्लाई नहीं करेगा, ओके। सर आपकी यूट्यूब वाली न्यूमेरिकल क्लास, हाँ यूट्यूब पे भी अपडेटेड रहना, एक और वीडियो अभी और आएगा, ठीक है। आपका न्यूमेरिकल से ही रिलेटेड एक और वीडियो आएगा अभी, ओके। तो यूट्यूब पे भी अपडेट रहना। वैसे आप लोगों को मैं सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, या फिर आपकी वो बुकलेट के ही क्वेश्चन है, ओके। स्टिल बार बार देखो उसको, 1.25 1.5 पे 300 सीरीज को वापस देख लो, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर टू मालविका। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो का क्या फॉर्मूला होता है? एम आई ऑडिबल मालविका? ओके, कमेंट सेक्शन में, ओके ठीक है। अनम्यूट करके बोल सको तो अनम्यूट करके बोल दो, इट विल सेव अस टाइम। और अगर नहीं पॉसिबल हो तो फिर कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में बोल दो। 5 सेकेंड्स का, 5 to 10 सेकेंड्स का मैं टाइम दूंगा आप लोगों को, ठीक है। नहीं तो फिर मैं पास कर दूंगा, ठीक है, किसी और को। नो प्रॉब्लम है ना, नो प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट, सुमित, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो का फॉर्मूला क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? Total debt by total capital employed. टोटल Total डेट बाय, external debt divided ओके, by total capital employed. Capital employed is equity shares plus reserves and surplus. ओके। कैपिटल Uh, एम्प्लॉयड इज इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड and it's capital employed. It's not equity shareholders fund, right? The capital okay, employed, everything will come, right? okay. So Even what are the preference, other ways you can raise capital? preference share capital. Preference. Hmm. Perfect. One more thing in capital employed. This is shareholders fund, right? This is equity shareholders fund. Hmm. Capital employed is a wider term. Even if you are taking a debt, then it will also come in your capital employed. Okay. So Okay, debt means your debenture, your bond, okay, any kind okay, of long term loan you are taking from the bank, okay, any kind of long term debt. So these things will come under your capital employed formula। आपने सही बताया, long term debt divided by total capital employed, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ विवेक। सर ये डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड में कैपिटल एम्प्लॉयड को अपन टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी भी बोलते हैं। हाँ देखो क्या होता है, समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन है ये। बैलेंस शीट मेरी, ठीक है, इधर लाइबिलिटी आ गई, total assets minus current liabilities is it? वेरी गुड, वेरी गुड। ये मेरी ऑल असेट्स आ गई, ठीक है, टोटल असेट बोल दो, ऑल असेट बोल दो, कुछ भी बोल दो। यहाँ मेरी करंट लाइबिलिटी आ गई, यहाँ मेरी नॉन करंट लाइबिलिटी आ गई, जैसे डेट हो गया, ठीक है, कोई भी डिबेंचर हो गया, कुछ भी हो गया है ना, डेट डेट ले लेते हैं, बड़ा टर्म हो जाएगा, सब आ गया उसमें। यहाँ पे मेरे शेयर होल्डर्स फंड आ गए, ओके, ये मेरी टोटल लाइबिलिटी हो गई, ओके। अभी क्या लेना है, कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है। कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब होता है, शेयर होल्डर्स फंड, राइट, और आपका डेट, ये दो चीज है। मतलब कहने का मतलब ये है। अब इसको लेने के मल्टीपल तरीके होते हैं, या तो डायरेक्टली बैलेंस शीट से ऐसे पिक कर लिया, या फिर ऑल असेट्स लेके उसके अंदर से करंट लाइबिलिटी हटा दी। तो ये सारी चीजें जब हट गई तो क्या बचा बैलेंस शीट में, यही तो बचा, राइट। ऐसा मैप जब तक माइंड में नहीं बना हुआ होगा, जब ये बना होगा तो फिर न्यूमेरिकल में इशू नहीं आएगा, है ना, ठीक है, सब लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू अवी। कैपिटल गियरिंग रेशो क्या होता है? व्हाट इज कैपिटल गियरिंग रेशो अभी?
पास। दिलीप, व्हाट इज कैपिटल गियरिंग रेशो? क्या तुम लोग इतना टाइम लगा रहे हो? यहाँ पे तो बहुत जल्दी रिप्लाई करना है। पास। ऋषभ, कैपिटल गियरिंग रेशो? फिक्स्ड पेमेंट ऑब्लिगेशंस अपॉन वेरिएबल पेमेंट ऑब्लिगेशन। परफेक्ट। फिक्स्ड पेमेंट में हमारा डेट और प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएगा, और वेरिएबल में हमारा इक्विटी और रिजर्व्स। परफेक्ट। फिक्स कैपिटल वाले हमारे जितने भी जो भी हमारी फिक्स कैपिटल से रिलेटेड होती है, जैसे प्रेफरेंस हो गया, डिबेंचर हो गया, कोई भी चीज हो गई, डेट हो गया, है ना, मेजरली डेट बोल दो, डिवाइडेड बाय आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। ओके। अच्छा, अगर कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दे रखे हैं, लॉसेस दे रखे हैं, तो आपको लेस करने पड़ेंगे। ये हमारे को ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वापस से आपका करंट रेशियो से रिलेटेड है, और ये वाले क्वेश्चन को कौन सॉल्व करेगा? सुयश, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप मेरे को सिर्फ फ्लो बताते जाओगे। ठीक है, और वी विल सर सॉल्व इट टुगेदर। हाँ। तो सर उसमें ना टोटल वर्किंग कैपिटल 18 लाख है, इज 18। इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होगा। तो करंट एसेट्स में हम इसमें करंट एसेट्स नहीं दिया हुआ है, तो करंट लायबिलिटीज में करेंगे 6 लाख, और करंट लायबिलिटीज के साथ हम ट्रेड पेबल्स ऐड करेंगे तो 6,50,000 हो जाएगा। करंट लायबिलिटीज के साथ आप ट्रेड पेबल्स ऐड कर दोगे? पर ट्रेड पेबल क्यों ऐड करोगे? करंट लायबिलिटी तो बहुत ही बड़ा टर्म हो गया, अच्छा ये, ओके हाँ, नहीं है ना। होगा ये। राइट, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये ट्रिक क्वेश्चन है थोड़ा सा। ये क्या करते हैं ना, एक बड़ी टर्म देते हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट्स भी देते हैं हम लोगों को साथ में। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी में, क्या हमारी आदत बनी हुई है, क्यों बनी हुई है पता है? क्योंकि हम बैलेंस शीट से पिक करते हैं चीजें। जब हम बैलेंस शीट से पिक करते हैं तो उसमें करंट लायबिलिटी पूरी बिखरी हुई होती है, वहां से हम पिक करते जाते हैं। ठीक है, तो हमारी आदत हो जाती है, तो ये हैबिट हमको ब्रेक करनी है। करंट लायबिलिटी में सब कुछ इंक्लूडेड हो गया। ठीक है, फॉर्मूला आपने बिल्कुल सही पकड़ा, आपका फ्लो बिल्कुल सही चल रहा है। आगे बताओ। सर करंट एसेट्स आ जाएंगे इसमें 18 माइनस 6 कर देंगे तो 12 लाख करंट एसेट्स आ जाएंगे, करंट लायबिलिटी 6 लाख 18 आ जाएगी। माइनस 6 करेंगे? देखो एक मिनट रुको, यस सर, वर्किंग कैपिटल हो गई आपकी करंट एसेट माइनस। सॉरी 18 माइनस 6 नहीं है, माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। एग्जैक्टली, है ना। ये देखो, करंट एसेट नहीं दे रखे, करंट लायबिलिटी हमको 6 दे रखी है, ये उधर चली जाएगी, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 24 हमारा? लाख 24। 4:1 हो जाएगा। ठीक है, ये करंट एसेट यहाँ लिख देता हूँ मैं 24, और करंट लायबिलिटी तो फिर सीधी दे ही रखी है, तो बिल्कुल ही 6 सॉर्टेड है। है। करंट रेशियो क्या होता है हमारा? 24 डिवाइडेड बाय 6। ओके, ये कितना हो गया आपका? 4:1 हो गया। ओके, तो ये थोड़े से ट्रिक क्वेश्चन होते हैं, बस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। एग्जाम में यही वाली गलती होती है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, बाइफरकेट कर देते हैं। ठीक है, डेट सर्विस कवरेज रेशो। ओवर टू यू श्रुति। डेट सर्विस कवरेज रेशो क्या होता है, कैसे निकलता है? थोड़ा बताओ हमको इसके बारे में। सर डेट सर्विस कवरेज रेशियो में पहले हम नेट इनकम निकालते हैं अपना। ओके। अच्छा, पहले उसके मेरे को बता दो होता क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे कैसे निकलता है। सर डेट सर्विस कवरेज रेशियो बेसिकली हमारे पास कितना बफर है अपने फिक्स्ड जो डेट ऑब्लिगेशंस हैं, विच इंक्लूड्स इंटरेस्ट एंड द डेट पोर्शन। लेट्स से कि अगर कोई 10 लाख का हमने डेट ले रखा है और उसका हम हर साल 1 लाख इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो दैट 1 लाख अमाउंट प्लस द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। तो जो फिक्स डेट हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए हमारे पास कितना बफर है, हम कितने टाइम्स को कवर कर सकते हैं विद आवर राइट, इनकम। परफेक्ट। मतलब हमारा जो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है, उसके कंपैरिजन में हमारे पास प्रॉफिट कितना पड़ा हुआ है कि हम उसको इजीली कवर कर लें इस साल के लिए। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए। यस इंटरेस्ट और प्रिंसिपल सिर्फ इसी पीरियड का आता है इसके अंदर। ठीक है, अब बताओ फॉर्मूला क्या रहता है इसका वैसे? सर इसमें हम नेट इनकम लेते हैं। ओके, नेट इनकम लेते हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम लेते हैं। सर नेट इनकम तो आपका पीएटी हो गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें पीएटी लेते हैं। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। यस सर, इसमें नेट इनकम ही लेते होते हैं। ओके, ठीक है, उसके बाद? उसके बाद जो नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं हम्म, उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। जैसे कि आपका डिप्रिसिएशन हो गया, amortization। अमोर्टाइजेशन हो गया। यस सर। ठीक है, और कुछ ऐड करें? सर उसमें इंटरेस्ट भी ऐड करते गुड, होते हैं इंटरेस्ट भी ऐड कर देते हैं। परफेक्ट। ठीक है, और फिर हो जाता डिवाइड है। इसको करते हम क्या बोलते हैं? नेट ऑपरेटिंग इनकम। ऐसी कोई वर्ड नहीं है, पर ये बनाई हुई है। ठीक है, नेट ऑपरेटिंग इनकम, ताकि ध्यान रहे।
नेट Yes, sir. इनकम में ये सारी चीजें प्लस कर देंगे। नेट इनकम का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही होता है। ठीक है, इन सर सब चीज, पैट ही लेते होते हैं ना? हाँ पैटी लेते हैं ना यहाँ पे। मैं होता क्या, कंफ्यूज। फॉर्मूला में नेट ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक है, नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय टोटल डेट सर्विस कॉस्ट, मतलब आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। चालू ये नेट ऑपरेटिंग इनकम कैसे होगा, आपका पैट ले लिया आपने, प्लस आपके नॉन कैश एक्सपेंस, इंटरेस्ट और कोई भी अदर नॉन कैश आइटम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो परफेक्ट। इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, इसका क्वेश्चन हमने लाइव क्लास के अंदर करा था। हाँ राइट है ना, अदर एडजस्टमेंट्स भी हम यहाँ पे कर लेंगे। इसके बाद Capital, just a second. Capital gearing ratio is different from financial leverage ratio. Sorry, I just राइट got राइट राइट disconnected for some time. राइट, इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट थिंग। Okay. या नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू Capital रिया। gearing ratio is debt divided by equity. नो, कैपिटल गियरिंग रेशियो इज योर फिक्स्ड bearing securities, fixed expense bearing securities. When I say fixed expense bearing security, I mean ऐसी capital जिसका fixed expense है। Say for example debt, Okay. इसका fixed expense है, इस पे interest देना पड़ता है, right? फिर preference share capital, इसका fixed dividend देना पड़ता है, interest तो नहीं देना पर fixed dividend देना है, right? So these are kind of ऐसी capital जिन पे मेरा fixed obligation है, right? Okay. Divided by my variable obligation, मतलब जहां पे मैं किसी को दो नहीं दो फर्क नहीं पड़ता। सो मेरा इक्विटी हो गया, मेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया। सो व्हाई वी कंप्यूट कैपिटल गियरिंग रेशियो, वी नीड टू चेक कि हमारी फिक्स कैपिटल कितनी है, जिसपे हमारा फिक्स्ड ऑब्लिगेशन आता है, एक खर्चा आता है हर साल का, डिवाइडेड बाय वेरिएबल वाली कैपिटल। Okay. ओके, So I had a question in this. अगर कोई डेट टू इक्विटी वाला पोर्शन होगा उस डेट में, अगर ऑप्शन है तो वो भी आएगा क्या न्यूमरेटर में? एक बार ऑफिस बताओ, कैपिटल गियरिंग रेशियो में ही बता रहे हो? Yeah. So ओके, basically, if any debt is convertible to equity, like option is present, डेट इज कन्वर्टेबल टू इक्विटी, ठीक है। तो वो आएगा क्या न्यूमरेटर में? न्यूमरेटर में ऊपर वाली साइड में है ना, जब तक कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक आएगा, क्योंकि जब तक कन्वर्ट नहीं होता तब तक मेरा उसके ऊपर फिक्स्ड ऑब्लिगेशन रहेगा। Okay. ठीक है, ओके, परफेक्ट। अच्छा क्वेश्चन था, है ना, बढ़िया क्वेश्चन था। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, सो ओवर टू यू रिया। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, EBIT upon interest. बीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, परफेक्ट। ठीक है, ईबीआईटी क्यों लिया यहाँ पे सबको पता होना चाहिए। 100 रुपीज का मेरा प्रॉफिट था, ठीक है, उसके अंदर से 10 रुपए मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया, 90 रुपीज बचे। काफी लोगों को लगता है सर ईबीआईटी क्यों ले लिया, तो ईबीआईटी इसलिए लिया है क्योंकि मैं इंटरेस्ट किस में से देने वाला हूँ, 100 रुपए में से देने वाला हूँ। सो दैट विल कवर माई इंटरेस्ट। ओके, सो उसका ग्रॉस अमाउंट लेते हैं हमेशा, नेट अमाउंट नहीं लेते हैं। चलो आगे चलते हैं, फटाफट से अगला क्वेश्चन करते हैं, और ये वाला क्वेश्चन हमको कौन करवाएंगे, ऋषभ। तो So, इसके अंदर जस्ट मैं एक समराइज कर रहा हूँ, फिर आप कंटिन्यू करना, सिर्फ फ्लो बताना। शेयर होल्डर्स फंड हमको दे रखे 14 लाख रुपीज के। टोटल डेट भी हमको गिवन है, जो लाइबिलिटीज ही होती है घूम फिर के 18 लाख का। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज हमको और दे दी है 2 लाख की। वी नीड टू कैलकुलेट द टोटल असेट टू डेट रेशियो। टोटल असेट टू डेट रेशियो, इसका क्या फ्लो होना चाहिए आपके हिसाब से? आप अगर ये एग्जाम में आता तो आप कैसे सॉल्व करते हैं? तो सबसे पहले मेरे को टोटल एसेट्स चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास लाइबिलिटीज की डिटेल है, तो हम लोग टोटल लाइबिलिटीज निकाल लेंगे। वेरी गुड तो ऋषभ, शेयर होल्डर फंड्स, टोटल असेट जो होती है वो टोटल लाइबिलिटी होती है ना, घूम फिर के ड्यूल एस्पेक्ट की वजह से। तो अगर मेरे को टोटल असेट नहीं भी दी है तो टोटल लाइबिलिटी तो गिवन है, तो मैं टोटल असेट निकाल लूंगा, है ना। कंटिन्यू ऋषभ। तो हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड है प्लस डेट लाइबिलिटीज है, और करंट भी है, हाँ, और हमारे पास करंट लाइबिलिटीज है। तो ये तीनों टोटल मिला के हमारी टोटल लाइबिलिटीज आ गई, वही टोटल एसेट्स है। परफेक्ट, है ना। तो टोटल अपॉन में हमारा सॉर्टेड हो गया है यहाँ पर। अपॉन में हमको डेट चाहिए, तो हमारे पास टोटल डेट भी गिवन है 18 लाख। टोटल डेट भी हमको गिवन है 18 लाख, ठीक है। यही हमारा रेशियो है, ठीक है, 4.18। ठीक है। अच्छा, किसी और को कुछ लग रहा है क्या कि इसके अंदर एक थोड़ी सी यस सर। कुछ ना कुछ इशू है इस वाले क्वेश्चन के अंदर? यस सर।
क्या इशू है श्रुति? सर जो हम करंट लायबिलिटीज को क्यों ऐड कर रहे हैं, बिकॉज टोटल डेट तो हमें दिया ही हुआ है ऑलरेडी। एक्चुअली वापस वही टर्मिनोलॉजी यूज करी देखो इन लोगों ने। तो सर बेसिकली ये राइट। 32 लाख अपॉन Yes, 18 लाख sir. है। It should be right. इसमें क्या हुआ देखो, समझना बात को, इस क्वेश्चन में क्या हुआ। यहाँ पे हमको शेयर होल्डर्स फंड दे रखे हैं, एक तो हमने इसको ले लिया, फिर टोटल डेट दे दिया। इनने ये बोला ही नहीं कि ये नॉन करंट डेट है या करंट डेट है, टोटल डेट। अब टोटल डेट तो यार सब कुछ हो गया, नॉन करंट भी हो गया, नॉन करंट लाइबिलिटी भी आ गई, करंट लाइबिलिटी भी आ गई। उन्होंने ब्रैकेट में थोड़ा सा हमको हिंट देने के लिए लाइबिलिटीज लिख दिया। लाइबिलिटीज तो मतलब लाइबिलिटीज, राइट। यहाँ पे उन्होंने टोटल डेट, अभी काफी लोगों को लेगा सर लाइबिलिटी लिख दिया तो उसमें ये भी मान लो कि शेयर होल्डर्स फंड इंक्लूडेड है। अरे भाई नहीं है, यहाँ पे उन्होंने टोटल डेट लिखा है, ठीक है। तो नो डाउट मेरे को ये अज्यूम करना पड़ेगा कि ये शेयर होल्डर फंड्स के अलावा है। ओके, टोटल डेट, इसके अंदर मेरा बॉन्ड, डिवेंचर, मेरे करंट लाइबिलिटी सब कुछ आ जाएगी। ओके। बट तो सर जब भी डेट लिखा होता तो उसको तो हम नॉन करेंट ही कंसिडर करते हैं ना। राइट, पर डेट लिखा हुआ ही नहीं है ना, टोटल डेट लिख दिया, फिर कंफ्यूज करने के लिए ब्रैकेट में लाइबिलिटीज भी लिख दिया। राइट, क्योंकि अगर डेट लिखा होता तो मैं उसको लॉन्ग टर्म ही मान लेता, आप सही कह रहे हो बिल्कुल। पर एक तो इनने यहाँ टोटल लिखा, उससे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। फिर मेरे को और रेड फ्लैग तब आया जब इनने यहाँ पे लाइबिलिटीज लिख दिया। अब मेरे को ये क्वेश्चन इंडिकेट करना चाह रहा है कि भाई ये तुम्हारी लाइबिलिटीज है, आउटसाइड लाइबिलिटीज है पूरी की पूरी। एक तो शेयर होल्डर फंड हो गया अपना, एक अपना आउटसाइड लाइबिलिटीज वाला पूरा हो गया। ओके। थोड़े से इसके अंदर मतलब ये वापस वही क्वेश्चन है अगेन, इट्स 5% वाला क्वेश्चन जो कंफ्यूज करने के लिए आते हैं एग्जाम में। ओके। पर अल्टीमेटली पूरा सोचने के बाद उसका लिटरल मीनिंग यही निकलना है कि आपका टोटल डेट जो दे रखा है वो आपको 18 दे रखा है, शेयर होल्डर फंड आपको 14 दे रखे हैं। ये आपका न्यूमरेटर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय योर, क्या चीज निकाल रहे हैं यार हम, टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकाल रहे हैं। डेट कितना हो गया वापस आपका यहाँ पे, सर 18 हो गया, दिस इज इंक्लूडिंग करंट लायबिलिटी। 18 राइट, माइनस 2 एग्जैक्टली 18 - 2, वेरी गुड है ना। तो ये आपका यहाँ पे 2:1। 2:1 आंसर आ जाएगा। आज सबके 2:1 ही आंसर आ रहे हैं, टेंशन खत्म होता है यार एक आंसर याद रखने का, सबका 2:1 ही कर दिया है इसलिए आज मैंने। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। तो जो लोग अभी पहली बार गलती से रेशियो एनालिसिस पढ़ रहे हो थोड़ा टेंशन में मत आना, आप लोग सबसे पहले जाओ आज वो 2 घंटे वाले लेक्चर देखो, इसके अंदर किसी से भी गलती हो सकती है ऐसे वाले क्वेश्चंस में। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर ये जो अपन हम 18 - 2 किया, ये लॉन्ग टर्म डेट निकाल रहे थे इसलिए इसमें से करंट लायबिलिटीज माइनस राइट किया ना। राइट, एक्चुअली क्या होता है ना, ये टोटल असेट टू डेट रेशो है ना, जैसे ऋषभ बता रहे थे जब भी सर डेट यूज होता है वो तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, बिल्कुल सही बात है ना। रेशो एनालिसिस में जब भी डेट आता है, डेट टू इक्विटी मतलब लॉन्ग टर्म डेट है। राइट, वैसे ही टोटल असेट डिवाइडेड बाय डेट। अब यहाँ डेट को हम अज्यूम करते हैं रेशो एनालिसिस में कि ये लॉन्ग टर्म डेट ही है, इसलिए मैंने क्या किया, टोटल लाइबिलिटीज हमको दे रखी है, टोटल डेट हमको गिवन है, उसमें से करंट लाइबिलिटीज को हटा दिया, ये आपका 16 आ गया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ नमूने क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपको बहुत गंदा कंफ्यूज करेंगे एग्जाम में। ओके। तो प्राइमा फेसी क्या होता है ना, कोई भी इसको देखता है ना तो ये होता ही होता है। मैंने भी इसको पहली बार देखा था तो यार मैंने कहा अच्छा यार ये तो कंफ्यूजन पूरा भर रखा है, यहाँ पे टोटल डेथ दे रखा है, यहाँ लाइबिलिटी दे रखा है, मतलब कहना क्या चाहते हो वो वाली बात हो जाती है देख के ऐसे कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रजत, डेटर वेलोसिटी क्या होता है? ओवर टू रामचंद्र, डेटर वेलोसिटी क्या होता है? I couldn't recall. Sorry. नो प्रॉब्लम, ठीक है। सुयश, डेटर वेलोसिटी। सर 365 अपॉन अमाउंट रिसीवेबल रेशियो। Data अमाउंट turnover रिसीवेबल ratio. रेशो, ठीक है चलो। रेशियो घूम यस। फिर के Data बात हो, ये डेटा टर्नओवर रेशो, राइट। turnover ratio. राइट, वही बात हो गई। अब अकाउंट रिसीवेबल बोल दो, उसको डेटा टर्नओवर बोल दो, है ना, रिसीवेबल टर्नओवर बोल दो, सब एक ही चीज होती है ना, घुमा फिरा के नाम वही है। अच्छा, इसके दो नाम और होते हैं, क्या क्या होते हैं? ओपन टू ऑल, डेटा टर्नओवर रेशो। नो डेटा सर, डेटा टर्न, कलेक्शन पीरियड। डेटर कलेक्शन पीरियड, ओके। डीएसओ, राइट अंशिता, डीएसओ एक नाम हो गया, डेज ऑफ Average सेल, collection period. एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक है, परफेक्ट। डेज ऑफ सेल, डेज ऑफ सेल आउटस्टैंडिंग।
परफेक्ट, डेज ऑफ सेल्स सर आउटस्टैंडिंग ये। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल आगे। टर्नओवर। नहीं, यही तो, ये जब मैं क्लास में कराता हूँ सबसे पहली चीज ये बताता हूँ कि टर्नओवर रेशो अलग होता है और पीरियड वाले रेशो अलग होता है, राइट। डेटा टर्नओवर रेशो अलग है और उसका डेज ऑफ सेल्स आउटस्टैंडिंग अलग है, ठीक है। एवरेज कलेक्शन पीरियड भी बोलते हैं हम इसको। यहाँ पीरियड आ गया, पीरियड मतलब इसका आंसर डेज में आएगा हमेशा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। और मैं 100% बता रहा हूँ, जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना, उसके अंदर डेटा टर्नओवर रेशो का आंसर ऑप्शन में जरूर गिवन होगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे आंसर 6 आता है, 6 टाइम्स, वहां पे ऑप्शन में आपको 6 डेज लिख देंगे कंफ्यूज करने के लिए। वो टाइम्स नहीं लिखेगा, उसको पता है टाइम्स लिखा तो ये समझ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट समझ जाएगा टाइम्स लिख दिया तो, वो डेज लिखेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, और ये वाला पढ़ना अच्छे से, ठीक है। ये वाले इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मैंने मैंने हर एग्जाम में देखे हैं आते हुए, ठीक है। डेटर हो गया, इन्वेंट्री हो गया, क्रेडिटर हो गया, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, डे टू डे बिजनेस में बहुत काम आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन किससे पूछे? सरन, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो? एम आई ऑडिबल सरन? Yes, sir. Yes, sir. The time taken for the raw material to be converted into finished goods. Raw material to be converted into finished goods? No. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, फॉर्मूला बता दो, कोई इशू नहीं, इसका सर फॉर्मूला बता दो। हाँ, सर कॉग्स अपॉन नेट सेल्स। कॉग्स अपॉन नेट सेल्स, ये वाला सही है श्रुति? नो Average सर, कॉग्स average अपॉन number of एवरेज एवरेज इन्वेंटरी। इन्वेंटरी। मैं खुद ही कॉग्स भूल अपॉन जाऊंगा तुम सब एवरेज। लोगों के साथ में फॉर्मूला, आज मेरे को लगता है कॉग्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी इज द करेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, हमेशा क्वेश्चन के अंदर नेट सेल्स होता है, ठीक है। तो नेट सेल्स देखते ही क्या होता है सबको, अरे यार इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री बेची किस पे? सेल्स, भाई इन्वेंट्री सेल्स करी, ठीक है। तो सीधा वो क्या करते हैं, नेट सेल्स लेते हैं, उसको डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री कर देते हैं, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल सकते हो तो आपको एवरेज इन्वेंट्री तो आप निकाल ही सकते हो, ऑब्वियस ही बात है दोनों में। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर दे रखा है तो इसको प्रेफरेंस देना। हालांकि काफी बार आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं निकाल पाओगे, वहां पे आपको नेट सेल्स भी यूज करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहां आपको कंपल्शन हो जाता है कि यार नेट सेल्स ही यूज करना है, रिलेशनशिप ही नहीं दिया है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का, ठीक है। तो पॉसिबल है, पर वो सेकेंडरी फॉर्मूला है, ठीक है, सेकंड प्रेफरेंस है वो। फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सर ऑप्शन में दोनों आ गए, फॉर्मूला ही पूछ लिया, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाला आप पहला प्रेफरेंस मार्क करेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं होता कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में कितना टाइम लेगा, ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है ना। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है। इन्वेंट्री कितनी जगह टर्न, कितनी जल्दी टर्न हो जाएगी हमारे रेवेन्यू में, ठीक है। रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशो ये नहीं है, ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है, ठीक है। आगे चलते हैं। अ, कौन सॉल्व करने वाला है इसको? कोई वॉलंटियर करना चाहता है? आज तक तो मेरे को कोई मिला नहीं कोई कि हाँ सर मैं सॉल्व करूंगा। है कोई? या क्वेश्चन पढ़ के आई बताओ? कैन डू दैट। चलो ठीक है, ऋषभ कर रहे हैं, चलो बताओ। तो प्रोप्राइटरी रेशियो होता है प्रोप्राइटरी फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। तो परफेक्ट। प्रोप्राइटरी फंड्स में हमारे इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों इंक्लूडेड होते हैं। परफेक्ट। तो स्टार्टिंग एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फिर आप फ्लो बताना, ठीक है। नॉन करेंट एक्सक्यूज असेट मी हमको सर। दे रखे हैं। हाँ बताओ। सर प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब नेटवर्थ रेशियो होता है ना? हाँ, इसका दूसरा नाम नेटवर्थ रेशो भी हो जाता है। हाँ तो सर फिर टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी कर देंगे तो आंसर आ टोटल जाएगा, असेट। एक्सेप्ट करेंट लायबिलिटीज। डेट भी तो माइनस करना पड़ेगा। अरे तुम दोनों मेरे को एक बार क्या क्वेश्चन पढ़ने दो यार सबसे पहले, ठीक है। चलो एक बार मेरे को क्वेश्चन पढ़ने दो। नॉन करंट असेट हमको दे रखे हैं, मतलब लॉन्ग टर्म वाले 40 लाख, करंट असेट हमको दे रखे हैं 40 लाख, दोनों 40-40 है, बढ़िया बात है, टेंशन नहीं है, कुछ कैलसी एलसी यूज करने की नीड नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमको 25 लाख दे रखी है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हमको 15 लाख दे रखे हैं, ठीक है। और करंट लाइबिलिटी हमको 20 लाख रुपए दे रखी है। ऋषभ ने फॉर्मूला क्या बताया सर? प्रोप्राइटरी फंड्स
ठीक है, इसको शेयर होल्डर्स फंड भी बोल सकते हो, डिवाइडेड बाय योर टोटल असेट्स। ठीक है, अभी यहाँ पे प्रोप्राइटरी फंड्स क्या होने चाहिए ऋषभ, आप बताओ आपके हिसाब से क्या होने चाहिए प्रोप्राइटरी फंड्स? 20 lakhs। 20 मतलब हम लाख बैलेंस शीट बना सकते हैं, हाँ। ठीक है, कैसे निकाले आपने 20 लाख? सर मेरे पास टोटल एसेट्स आ गई हैं नॉन करेंट और करेंट को ऐड करके 80 lakhs की। ठीक है, सही ठीक है। बात है। 80 में से मैंने अपनी सारी लाइबिलिटीज माइनस कर दी, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और करेंट लाइबिलिटीज है। 60 लाख। सही है, तो 20 लाख का आ गया आपका टोटल असेट आ गया, है ना? नहीं सर, सॉरी, 20 लाख हमारा प्रोप्राइटरी प्रॉफिट। प्रोप्राइटरी फंड्स आ गया, राइट, टोटल असेट्स तो 80 था, ये 80 हमारा लाख प्रोप्राइटरी फंड्स आ गया 20 का। और फिर टोटल असेट्स तो आपने निकाली ली थी पहले ही यहाँ पे 80 का। इस हिसाब से हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 25% आ गया। ठीक है, अच्छा जो पहली बार सुन रहे हैं टेंशन में मत आना। ठीक है, बहुत प्रैक्टिस करी है सब लोगों ने, जो भी आंसर दे रहे हैं बहुत बार प्रैक्टिस करी है, आप लोगों को भी करनी पड़ेगी। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप सबसे पहले मेरा वो वाला लेक्चर सुनेंगे 2 घंटे वाला, ठीक है, 1.5-2 घंटे के अंदर पूरा रेशियो एनालिसिस है, बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाया हुआ है। उसके बाद आप इसको देख सकते हो, हायर लेवल डिस्कशन के लिए वापस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। नेट असेट कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको हम नेट असेट टर्नओवर रेशो बोलते हैं, तो इसका क्या फॉर्मूला होना चाहिए श्रुति? नेट असेट टर्नओवर रेशो का क्या फॉर्मूला होना चाहिए? सर सेल्स अपॉन टोटल एसेट, सॉरी सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल सॉरी एम्प्लॉयड, नेट एसेट है। ठीक है, परफेक्ट। And sir, capital employed would be total asset minus current liabilities टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, या फिर हमारी or दूसरी चीज share. अप्रोच, Yes sir. राइट, परफेक्ट, चलो परफेक्ट। उसके बाद हमारा फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो आता है। ये क्या होता है ना, ये वाले जो रेशोज होते हैं थोड़े नेग्लेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ के जाना, एग्जाम के अंदर चांसेस बनते हैं इनके आने के। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, जहाँ पे भी टर्नओवर रेशो आ गया आपका इन वाले के अंदर है ना, सब में नहीं कह रहा हूँ। ओके, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका ऊपर आ जाएगा और फिक्स्ड एसेट्स आपके नीचे आ जाएंगे। एवरेज फिक्स्ड एसेट्स भी इसके अंदर हम ले सकते हैं, उसको प्रेफरेंस देंगे। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय आपकी वर्किंग कैपिटल जो होती है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। एवरेज वर्किंग कैपिटल भी बिल्कुल हम ले सकते हैं ना, परफेक्ट। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। इसको सुयश आप सॉल्व कर दो इस वाले को। डेट टू इक्विटी रेशियो हमको निकालना है, फ्लो बता दो क्या क्या होना चाहिए। डिबेंचर हमको दे रखे हैं, बैंक लोन जो लॉन्ग टर्म वाला है वो हमको दे रखा है, और प्रोपराइटरी फंड्स दे दिए हैं, पता नहीं अजीब सी बात है, प्रोपराइटरी फंड्स दे दिए। बताओ। सर डेट टोटल कर लेंगे, इसमें डेट हो जाएगी हमारी डिबेंचर्स पहले तो प्लस बैंक फॉर्मूला लोन। बताओ, पहले तो फॉर्मूला बताओ डेट टू इक्विटी का। टोटल डेट टू टोटल इक्विटी, मतलब टोटल इसका डेट या फिर 40 लॉन्ग टर्म अपॉन डेट? 20। हाँ, लॉन्ग टोटल टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है, और लॉन्ग टर्म डेट, डिवाइडेड बाय इक्विटी, है ना? इक्विटी। इसको सर और क्या टू इज बोलते टू हैं वन हम? इसका यहाँ आंसर। पे यहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको और क्या बोल देते हैं? इक्विटी के अंदर क्या मिसगाइड हो जाएगा सब लोग, शेयर शेयर होल्डर। होल्डर्स फंड। देखो 2:1 तो सबका 2:1 ही है आज, ठीक है, आंसर तो निकाला कैसे वो बताओ। सर ये ऊपर इसमें लॉन्ग टर्म डेट में 25 प्लस 15 ऐड हो जाएगा अपॉन ओके, 20 लाख। अपॉन 20 लाख, है ना? अभी क्या है ना, काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे प्रोप्राइटरी फंड्स को देखते हुए। प्रोप्राइटरी फंड्स आपके और कुछ नहीं, शेयर होल्डर्स फंड ही होते हैं, दोनों की एक ही बात है। अगर आपका डेट टू इक्विटी रेशो प्रोप्राइटरी रेशो दोनों एक साथ आ जाते हैं तो हमने देखा था वहाँ हम सेम चीज यूज कर लेते हैं प्रोप्राइटरी फंड्स को, राइट? तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका अल्टीमेटली? 2:1 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बड़ा ही सिंपल लगता है, लास्ट के अंदर क्या होता है ना, इन सबको सॉल्व करने के लिए वो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मूला आना जरूरी है। तो ठीक है, सिलेक्शन करते हैं। अंशिता, रिटर्न ऑन असेट क्या होता है, कैसे निकलता है रिटर्न ऑन असेट? क्या फॉर्मूला होना चाहिए? सर नहीं याद आ रहा। कोई इशू नहीं है। रिटर्न ऑन असेट, रिया, रिटर्न ऑन असेट। Profit after tax upon the average assets. एवरेज असेट्स, ठीक है। देखो इसके नाम में ही इसका फॉर्मूला है, रिटर्न
ऑन असेट का क्या मतलब हुआ? रिटर्न इज ऑन असेट, रिटर्न असेट के ऊपर है। अब रिटर्न क्या होना चाहिए, असेट क्या होना चाहिए, हम सबको पता है। ठीक है, रिटर्न क्या होना चाहिए? असेट पे हमने कितना रिटर्न कमाया होगा, तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो उसका सबसे एप्ट तरीका है निकालने का, कि नेट इनकम ले लो, उसको नेट इनकम बोल दो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल दो, अर्निंग आफ्टर टैक्स बोल दो, सब एक ही बात है घूम फिर के। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी, ओवर टू यू श्रुति, रिटर्न ऑन इक्विटी। Sir, profit available for equity shareholders, ठीक है, which is PAT minus preference dividend ठीक है, upon sir shareholders. अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, या Yes, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड? yes, sir, equity shareholders. इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। रिटर्न इन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका मैं ही बता देता हूँ यार, या फिर रुको यार किसी से पूछ लेते हैं। शरण, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। Oh, PAT by total funds, total capital employed in the sense debt and दैट equity funds डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। employed, ओके, debt and equity रामचंद्र, funds. रामचंद्र, इज इट करेक्ट Yes, sir. और Sir, some modification is required? EBIT by capital employed. EBIT by सर capital, ऑपरेटिंग हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या बात है, 3 फॉर्मूला आ गए आज मेरे पास। ठीक है, और कोई चौथा बताना चाह रहा हो तो मेरे को बताओ। सर एवरेज सर कैपिटल एम्प्लॉयड है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या बात है, ठीक है, ये But भी ले लेते operating profit is also called EBIT, na? हैं। एग्जैक्टली, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलो, बोथ आर EBIT, सेम, बोथ आर ऑपरेटिंग सेम। प्रॉफिट एंड ईबीआईटी सेम। परफेक्ट, परफेक्ट, इसका आंसर क्या होगा आपका? EBIT डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दो भले इसको, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी हो तो और ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, EBIT क्यों लिया? क्योंकि यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है, यहाँ पे क्या होना, याद रखना पड़ता है आखिरी में सबको, ये मेरे को बहुत बड़ा स्ट्रगल लगता है कि यार असेट के अंदर क्या आना चाहिए, इसमें असेट का कौन सा रिटर्न होता है। अब यार रिटर्न ऑन असेट है तो असेट तो सबको आ जाएगा, इक्विटी सबको आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड सबको आ जाएगा, रिटर्न कौन सा लेना है वही तो गेम है, राइट। तो रिटर्न बहुत अलग अलग तरीके का हो सकता है, अगर आप असेट पे निकाल रहे हो, ठीक है, चार्ट बना लेना आज ही। अगर आप असेट पे निकाल रहे हो तो आपका नेट इनकम आएगा, इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोल देते हैं, इसको अर्निंग आफ्टर टैक्स भी बोल देते हैं। लिख लो, तीनों नाम खत्म करो लिख के आज ही। ठीक है, आज नहीं लिखोगे ना तो 2 दिन पहले एग्जाम के वापस इसी चीज में स्ट्रगल कर रहे हो, और नहीं कर रहे होगे, अभी अच्छा भी होगा तुम्हारा, मान लो अभी तुम आंसर दे पा रहे हो सकता है एग्जाम में कुछ और करके आ जाओ। मैंने बहुत बार देखा है, मैंने खुद ने एग्जाम में कितनी बार किया है, ठीक है, कि प्रेशर में आके कुछ और कर दिया, किसी और चीज पे टिक कर दिया। ये तो ये होती है चीज। फिर उसके बाद रिटर्न अगर इक्विटी पे हम निकाल रहे हैं तो क्या होगा, अब इक्विटी का रिटर्न है तो ऑब्वियसली अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आएगा, सब कुछ हटा दो। ठीक है, टैक्स हटा दो, इंटरेस्ट हटा दो, प्रेफरेंस डिविडेंड हटा दो, सब पे कर दो, उसके बाद जो आखिरी में बच गया वो इक्विटी का होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड, जब भी वर्ड आए कैपिटल एम्प्लॉयड याद करो, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है सर, इसके अंदर इक्विटी भी आ गया, प्रेफरेंस भी आ गया, डेट भी आ गया, डेट में सब कुछ आ गया, लोन आ गया, बॉन्ड्स आ गया, डिवेंचर्स आ गया, सब आ गया, है ना। तो अब यार इक्विटी के अंदर डिविडेंड होता है वो भी आ गया, प्रेफरेंस का डिविडेंड होता है वो भी आ गया, मतलब ये मेरे को इनकम स्टेटमेंट का, जिसको भी अभी याद आ रहा होगा माइंड में वो वाला चार्ट, वो अपने आप ऊपर जाता रहेगा, राइट, माइंड में अपने आप उसका माइंड ऊपर जा रहा होगा बार बार, कि अच्छा पहले इक्विटी का आया, ठीक है ऊपर चले जाओ, इक्विटी कवर्ड है इसमें, प्रेफरेंस आया, अच्छा ये भी कवर्ड है, चलो और ऊपर चले जाओ, पीएटी पे आ जाओ, पीएटी पे दोनों लोगों का राइट होता है, इक्विटी का भी प्रेफरेंस का भी, राइट। अरे सर इसके अंदर डिवेंचर भी आ गया, बॉन्ड भी आ गया, मतलब जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो भी आ गया, और ऊपर चले जाओ। इसीलिए आपका ऊपर जाते जाते टैक्स वैक्स सब ऊपर जाते जाते क्या आ जाता है, EBIT आ जाता है। ओके, क्योंकि इंटरेस्ट भी ये कवर करता है, राइट। हमको देखना है इंटरेस्ट भी कवर करे, ओके, सारी चीजें कवर कर ले, डिविडेंड भी कवर कर ले, तो यहाँ पे हम EBIT ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे आते हैं फटाफट से। ठीक है, फटाफट से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे आते हैं, वैसे टाइम हो चुका है पर थोड़ा सा हम स्ट्रेच करते हैं, फटाफट करते हैं, ठीक है। मेरे को पता है आप लोगों को सेल्फ स्टडी करनी है, पूरा टाइम मिलेगा उसका, 10 मिनट और मैक्सिमम में ले लूंगा, उससे ऊपर नहीं लेंगे, ठीक है। मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन जल्दी से बता दो, कोई भी, ओपन टू ऑल, जितने जितने सबको आ रहे हैं आज, जल्दी से बता दो मेरे को। LIFO, अरे फीफो लीफो FIFO FIFO. and FIFO and weighted average cost. ठीक है, और
सर रिटेल मेथड, स्टैंडर्ड मेथड, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन वेरी गुड, मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक है चलो बढ़िया। ये लीफो लीफो क्या बोल रहे थे तुम लोग भाई? ये टू लीफो परमिट नहीं करता है ना? LIFO is not aware that I was going to say, sir. हाँ मेथड तो है डेफिनेटली, अगर आप लोग बोल रहे हो कि सर मेथड तो है, इसका क्वेश्चन आ सकता है कि लीफो के हिसाब से वैल्यूएशन निकालो, पर AS2 और IND AS2 दोनों ही आपके लीफो को परमिट नहीं करते हैं, इसको याद रखना। ये कितनी बार एग्जाम में आ चुका है, और मेरे को लगता है हर ही एग्जाम में आ चुका है, जिसका भी PYP में उठाता हूँ मेरे को ये वाला क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, ये परमिटेड नहीं है, पर इसका क्वेश्चन आ सकता है कि लिफो से सॉल्व करो। ओके, बाकी सारे मेथड्स आप लोग बोल चुके हो। अच्छा मेरे को एक चीज बताना, अगर मैं कोई रिटेल काउंटर खोल के बैठा हूँ है ना, तो मैं रिटेल मेथड यूज करूंगा, क्योंकि वहां पे मैं क्या करूंगा, एक एक है ना, एक एक पार्ले जी के बिस्किट का मैं वैल्यूएशन निकालने नहीं बैठ सकता, है ना, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। फिर वो जिंदगी भर बंदा अकाउंट्स ही पढ़ता रहेगा, बिजनेस नहीं कर पाएगा, है ना। इसके अलावा अगर मैं कोई कस्टमाइजेशन करवा रहा हूँ, ठीक है, तो सुयश बताओ कौन सा मेथड लगाना चाहिए अगर मैं कोई कस्टमाइजेशन करवा रहा हूँ तो? सर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड है ना, परफेक्ट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल ज्वेलरी। फॉर एग्जाम्पल ज्वेलरी, ठीक है, चलो बढ़िया है। तो आप जब भी फिर कभी भी किसी को गिफ्ट दो ना, उसमें कुछ आप लेटर वेटर लिखवाओ, तो फिर आप क्या लगाओगे? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगाओगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा इसके बाद मेरे को बताना, AS2 का क्रक्स, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे किया जाए। ओके, तो कैसे वैल्यू किया जाता है? ओवर टू यू ऋषभ। द कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ठीक है, ये किस चीज के लिए है? फिनिश गुड्स के लिए। ये फिनिश गुड्स के लिए है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे फिनिश गुड्स एनआरवी पे बिक रहे हैं, मतलब कॉस्ट से कम है एनआरवी, तो परफेक्ट, फिर हम रॉ मटेरियल के लिए एक अलग वैल्यूएशन देते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है वरना परफेक्ट। रॉ मटेरियल कॉस्ट पर ही कॉस्ट पे वैल्यू। वैल्यू होता है, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा जो भी लोग AS में नए हैं, जिनको लग रहा हो कि यार सर अब बहुत फास्ट चल रहे हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। AS के 2-3 लेक्चर ही हैं, ठीक है, 2 घंटे रेशो एनालिसिस, 2-3 घंटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, पूरा खत्म हो जाएगा। भले आप पहली बार पढ़ रहे हो, दूसरी बार पढ़ रहे हो, 10 बार पढ़ रहे हो, डजेंट मैटर। वाले लेक्चर देख लो, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखो, ज्यादा मजा आएगा देखने में, ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा। ओके, आगे चलते हैं। इररिकवरेबल टैक्सेस को श्रुति ऐड करते हैं कि नहीं करते? इररिकवरेबल टैक्सेस इन्वेंट्री में सर इरिकवरेबल को ऐड करते होते हैं। इररिकवरेबल को ऐड कर देते हैं, ठीक है। मालविका, इंपोर्ट ड्यूटी को ऐड करते हैं कि नहीं करते हैं? ओके, ठीक है, ऐड नहीं करते हैं। ओके, किस किस को लगता है इंपोर्ट ड्यूटी को ऐड करना चाहिए? सर करते होते हैं। We ऐड should करना, add. ऐड सर करना, ऐड ऐड We करते करते should हैं। हैं। add. ठीक, ऐड करते हैं। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा कैश डिस्काउंट को लेस करते हैं कि नहीं करते? नो सर। नो, नो नहीं सर। करते। ठीक है। अच्छा कौन सा डिस्काउंट होता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है अकाउंटिंग के अंदर? कैश कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, ट्रेड वाला रिकॉर्ड नहीं होता है ना। कभी कोई पूछे ट्रेड डिस्काउंट की क्या एंट्री होती है, तो फटाफट से वो डिस्काउंट वाली एंट्री मत बोलना, नहीं होती है ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी एंट्री नहीं होती है बुक्स में, ठीक है। वेस्टेड मटेरियल, वेस्टेड मटेरियल के अंदर हमने पढ़ा था, नॉर्मल होता है तो हम उससे कॉस्ट बढ़ा देते हैं, अब नॉर्मल होता है तो हम उसको P&L में डाल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर टू यू सुयश। फिक्स्ड ओवरहेड का क्या करना पड़ता है AS2 के अंदर, उसको कैसे एब्जॉर्ब करना पड़ता है? सर दो, कैसे एब्जॉर्ब करना पड़ता है सर? क्वेश्चन नहीं समझा। हाँ राइट, वो मैं थोड़ा कॉस्टिंग में चला गया था, ठीक है। दो दो तरीके हो सकते हैं, आपको 1 लाख रुपए का खर्चा आया फिक्स्ड ओवरहेड का, ठीक है, दो चीजें दे रखी है, एक तो बजटेड यूनिट्स दे रखी है और एक एक्चुअल यूनिट्स दे रखी है। 10,000 मेरी बजटेड यूनिट्स है, ठीक है, और 8,000 मेरी एक्चुअल यूनिट्स है। अभी मेरे को पर यूनिट सर वैल्यू निकालनी है इसकी, तो क्या क्या लूँ, बजटेड लूँ या फिर एक्चुअल लूँ? सर फिक्स्ड ओवरहेड बजटेड यूनिट होता है। परफेक्ट, बजटेड यूनिट पे होता है, और अगर वेरिएबल होता तो मैं उसके लिए क्या करता, एक्चुअल लेता, लेकिन एक्चुअल यूनिट। राइट, क्यों? क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड है भाई, फैक्ट्री का रेंट है, तो फैक्ट्री वाला को कोई मतलब नहीं है कि आप 10,000 यूनिट बना रहे हो या 8,000 यूनिट बना रहे हो, तो बेटर है आप 10,000 पूरे पे चार्ज करो। पर अगर वेरिएबल है, मान लो लाइट का खर्चा है, राइट, वेरी कर रहा है, तो मैंने मशीन ही 8,000 यूनिट पे चलाई, तो पूरे के पूरे 10,000 पे क्यों उसको एब्जॉर्ब करना, है ना। स्टोरेज कॉस्ट कभी भी ऐड नहीं होती है, प्रोवाइडेड दैट कोई ऐसा सब्सटेंस बना रहे हो आप जिसके अंदर असेंशियल हो उसको स्टोर करना, जैसे से फॉर एग्जांपल वाइन बनती है, विस्की बनती है, राइट, बहुत सारी चीजें होती है खराब खराब,
उसके अंदर आपको स्टोरेज कॉस्ट को ऐड करना पड़ता है, क्योंकि इन्वेंट्री ही नहीं बनेगी अगर आप ऐड नहीं करोगे, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेस्ट कुछ भी ऐड नहीं होता है। फटाफट से आगे चलते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फिक्स्ड और सेलिंग का। ठीक है, अच्छा मेरे को पहले बताओ, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के अंदर श्रुति आप बताओ, रॉयल्टी के केस में कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? सर ऑन द बेसिस ऑफ अग्रीमेंट या फिर अप्रूवल बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रामचंद्र, सर्विसेज के अंदर केस में कैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं, सर्विसेज के केस में? सर दो फॉर्म में रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है। एक तो मतलब पार्शियली होता है, मतलब जब कंप्लीट हुआ तब करते हैं। ठीक है। अदरवाइज एक होता है कि पूरा एक ही बार में। ठीक है, तो पार्शियली वाले में कैसे करते हैं? एक ही बार में तो समझ में आ गया, प्रोपोर्शनेट वाला करते हैं एक। प्रोपोर्शनल एसएलएम बेसिस पे है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिस पे। ठीक है, 12 महीने में सर्विस दे रहे हैं, मान लो मैं आपको 12 महीने में सभी का कोर्स करवा रहा हूँ, तो मैं 12 महीने में मेरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा। ठीक है, और सेकंड वाला क्या है, सिंगल शॉट में खत्म हो जाता है, आपके यहाँ पे पर्सन आया, उसने एसी इंस्टॉल किया, वो करके चला गया, खत्म हो गई बात। अच्छा सुयश, डिविडेंड के केस के अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करते हैं? सर व्हेन डिविडेंड इज When the डिक्लेयर्ड। right to receive is established. राइट टू, परफेक्ट है ना, राइट जब आपका एस्टेब्लिश होता है, और राइट कब एस्टेब्लिश होता है, जब आपका डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है। सर प्रपोज डिविडेंड नहीं सर होता, डिक्लेयर डिविडेंड। हाँ बताओ। सर सेम ही तो है ना, जो जब डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो राइट टू रिसीव इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश राइट, हो गया। राइट, राइट, देखो क्या होता है ना, प्रोविजन की लैंग्वेज में लिखा है राइट टू रिसीव, जब आपका एस्टेब्लिश हो गया तब, है ना, ये नहीं लिखा है कि डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तब। अब राइट टू रिसीव कब एस्टेब्लिश होता है, जब आपका डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है, ये हम सिर्फ डिविडेंड वाले चैप्टर में जाते हैं तब पता चलता है, जब डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो रिवोक नहीं हो सकता, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, चलो, चलो बढ़िया, थोड़ा बहुत एएस 9 सबको याद है। इसका 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर, इसके अंदर 5 स्टेप मॉडल कौन क्या होता है, कोई जल्दी से मेरे को बता सकता है? ये लास्ट टॉपिक है, फिर मैं क्लोज कर रहा हूँ। सर Ident- पहले हम कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम, फिर उसके बाद? फिर उसके बाद परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को भी आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। फिर उसका प्राइस डिटरमाइन करते हैं ओके। और उसका allocate the अलोकेशन price to करते हैं। performance obligation. और ठीक है, सेटिस्फाई होने के बाद उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होने के बाद उसका हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट देखते ही पता चल गया कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज द कीवर्ड। ठीक है, ये कीवर्ड है यहाँ का। फिर अब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पता चल गया तो उसकी प्राइस निकाल लो। टोटल की प्राइस निकल गई, अब इस टोटल की प्राइस को क्या करो, डिवाइड कर दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में, वही हमारा फोर्थ वाला स्टेप रहता है। लास्ट हम क्या करते हैं, जैसे जैसे पीओ खत्म होता जाए, आपका ऑब्लिगेशन खत्म होता जाए, वैसे वैसे आप क्या करो, अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो। ठीक है, तो बहुत है आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली क्लास में, बचे हुए टॉपिक्स और भी पढ़ेंगे। ठीक है।